नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब सही ही होंगे। लीजिए आज थोड़ा स्वाद बदलते हैं, सुनने का स्वाद। आप सोच रहे होंगे सुनने का भी स्वाद बदलता है। बिल्कुल बदलता है। जब आप कुछ नया सुनेंगे तो एक नया स्वाद मिलेगा दिमाग को, मन को, आँखों को, क्योंकि आँखों के जरिए भी आप उसे देखेंगे। नहीं समझे? बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसको सुनने के बाद आप बखूबी समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज नाटक अजय शर्मा भैया की कितने गांधी। सुबह का समय है। राघव अखबार पढ़ रहा है और भापा जी चाय की चुस्की ले रहे हैं। अचानक चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहते हैं, भापा जी, बेटा राघव, लगता है मुझे चाय अब फीकी ही पीनी चाहिए। डॉक्टर ने बताया था कि शुगर लेवल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। मीठे से परहेज अब जरूरी है। राघव, भापा जी, ज़्यादा वहम नहीं पढ़ना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ तो सलाह देगा ही। आंख मार के, आखिर उसने अपनी ली हुई फीस को भी जस्टिफाई करना है। बात करते हुए उसकी नज़र अखबार में छपी महात्मा गांधी की फ़ोटो पर जाकर ठहर जाती है और वह कहता है, भापा जी गांधी। भापा जी, अरे कुछ बताएगा भी या गांधी गांधी ही चिल्लाता जाएगा। जैसे ही भापा जी यह कहते हैं तो राघव अखबार उनकी आंखों के आगे लाता है और कहता है, भापा जी गांधी। हाँ बेटा गांधी, अब क्या करूं गांधी का। भापा जी गांधी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। भापा जी, अरे बेटा बुरा क्यों मानूंगा, बचपन से जवानी तक गांधी गांधी ही सुनता आ रहा हूँ। मुझसे पहली पीढ़ी, उससे पहली भी और आने वाली भी। वैसे भी जब अंग्रेजों ने बुरा नहीं माना, पूरे देश ने बुरा नहीं माना, नेता बुरा नहीं मानते और तो और लोग बुरा नहीं मानते, मैं क्यों बुरा मानूंगा। राघव, पर भापा जी, आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं इस बात को आंख मार के। भापा जी, बेटा जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी तो महात्मा गांधी ने सबकी जुबान पर ताले लगा दिए। विरोध फिर भी नहीं हुआ। ऐसे में मेरी क्या औकात कि मैं गांधी के बारे में कुछ बोलूं। वह कहावत तो तुमने सुनी होगी, क्या पिद्दी का शोरबा। राघव, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पता नहीं गांधी की सोच कैसी थी, लेकिन मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ आंख मार के। भापा जी, तू कहना क्या चाहता है। राघव, भापा जी, गांधी की गंध से मदहोश है पूरी दुनिया। जिस दिन होश आएगी उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। आंख मार के। भापा जी, तेरी बातों से सहमत हूँ। मेरे मन में भी एक बात आई है, कहो तो बताऊं। राघव, मन में बात आई है तो जरूर बताओ भापा जी, मैं बुरा क्यों मानूंगा। वैसे मदहोशी से बाहर आने में समय ही कितना लगता है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, और मुझे लगता है सुबह आने का समय आ ही गया है। आंख मार के। भापा जी, बेटा दुनिया चाहे खत्म हो जाए लेकिन गांधी हमेशा जिंदा रहेगा। राघव, क्यों भापा जी, ऐसी भी क्या बात है। भापा जी, गांधी इस देश का नायक है। नायक ही नहीं, महानायक है, और महानायक कभी नहीं मरते। आजकल कुछ लोग गीता और रामायण में से श्री कृष्ण और श्री राम पर तो उंगली उठाने लगे हैं, लेकिन गांधी को महानायक मानने से नहीं चूकते। गांधी को इस कदर हीरो बना दिया गया है कि जैसे सारी आज़ादी की जंग गांधी ने ही अकेले ही जीती हो। और सच तो यह है कि कभी खरोंच तक नहीं आई गांधी को पूरी आज़ादी आंदोलन में। जेल भी गए
तो कभी किसी ने बदसलूकी नहीं की। राघव, आज़ादी की जंग तो जीती भापा जी, हर किताब में भी यही लिखा है, यही हमारा इतिहास है, इसे तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। हिस्ट्री का मतलब ही होता है हिज स्टोरी, उसकी कहानी, लेकिन लिखी तो किसी दूसरे ने है आंख मार के। भापा जी, यही तो मैं कह रहा हूँ बेटा कि इतिहास को कभी नहीं मिटाया जा सकता। कई साल बीत जाएंगे, जब सिरफिरे आएंगे सोचेंगे कि गांधी ने ऐसे कौन से काम किए जिसके चलते उसे अमरत्व प्रदान किया गया। किताबों के पन्ने भरे पड़े हैं, स्याही कम हो गई और लगता है पन्ने भी कम पड़ गए। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सितारों के आगे जहां और भी हैं। राघव, भापा जी, आप भी क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आंख मार के? सीधी सीधी बात कहें ताकि मैं भी आपकी बात का मतलब समझ सकूं, वरना मेरा हिसाब तो काला अक्षर भैंस बराबर ही है आंख मार के। भापा जी, मतलब यही कि आने वाली पीढ़ी फिर से इतिहास को खंगालने की कोशिश करेगी कि ऐसी कौन सी खासियत थी गांधी में जिस पर कभी लाठी तक नहीं चली और वही आज़ादी का हीरो बन गया। वरना उस समय हालात तो ये थे कि आज़ादी के मतवाले पर गोलियों की बौछार होती थी और पता नहीं कितनी माताओं की कोख सूनी हुई होगी। राघव, भापा जी देख लेना, कोई नहीं आएगा। हर कोई अपने आप में इतना मस्त और व्यस्त है कि किसी के पास इतना सोचने का समय ही नहीं है। दाल फुल्का चल जाए वही काफ़ी है। देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा बीत गए, लेकिन देश उसी के जश्न में डूबा हुआ है। भापा जी, अगर कोई सोचना भी चाहे तो मुझे लगता है कि घूम फिर कर वही आ जाएगा जो कुछ इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। यह बात ठीक उसी तरह है जैसे घड़ी की सुइयां बार बार वहीं आ जाती हैं जहाँ से शुरू होती हैं। राघव, आपकी बात सही है आंख मार के, लेकिन सुइयां भले ही वहीं घूमती हैं, लेकिन कालखंड को आगे भी वहीं ले जाती हैं। वैसे एक बात है भापा जी, अब समय आ गया है कि गांधी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन अलग अलग करके देखना चाहिए। भापा जी, अब यह कैसे देखा जा सकता है बेटा राघव? भापा जी, किताबें बताती हैं कि उन्होंने सामाजिक कार्य तो बहुत अच्छे किए। उन्होंने जात पात और छुआछूत को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरिजन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, लेकिन इस पर भी लोगों का किंतु परंतु है। इस बात को लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर भी बाद में गांधी से नाराज रहे, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि हरिजन कहने मात्र से हरिजन को आप आम समाज से बाहर धकेल देते हैं। कहते हैं ना, इंसान की कोई जाति नहीं होती है, केवल इंसानियत ही उसका मजहब होता है। भापा जी, तुम कहना क्या चाहते हो? गांधी ने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया? राघव, इतिहास की किताबें खगालो तो कुछ इस तरह ही नजर आता है आंख मार के। भापा जी, क्यों, ऐसा क्या है इतिहास में? लगता है तुम्हारी आंखों में मोतिया उतर आया है। राघव, नहीं भापा जी, मोतिया नहीं उतरा, बल्कि आंखें साफ साफ देखने लगी हैं। आप ही सोचिए, उन्होंने 3 आंदोलन किए, तीनों ही नाकाम रहे। कारण चाहे कोई भी रहा हो। भापा जी, आंदोलन की बात छोड़ो, लेकिन फिरंगियों ने गांधी को अपने काबू में करके रखा। राघव, चापलूसी करो तो कोई कुछ नहीं कहता। चापलूसी किसे पसंद नहीं, गोरों को भी थी। अगर यह कहूँ कि दूसरों के मुकाबले गोरों को चापलूसी ज़्यादा ही पसंद थी तो गलत न होगा आंख मार के। भापा जी, बेटा, अगर ये सब कुछ सही होता तो गांधी इंटरनेशनल फिगर न बनते। राघव, उसमें भी कई तरह की बातें हैं। अब धीरे धीरे इस बात को लेकर भी तो कानाफूसी होने लगी है। देश धीरे धीरे हकीकत से रूबरू होने लगा है। पापा जी, इसमें बातें बनाने वाली कौन सी बात है बरखुरदार? बिना काम के तो कोई नहीं पूछता। अगर आप में दम हो तो बाहर वाले पूछते हैं, वरना तो घर वाले भी निगाहें फेर लेते हैं। राघव,
बापा जी, वह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं आंख मार के। आपने सुना तो होगा, घर का जोगी जोड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। बापा जी, सिद्ध करना भी कोई आसान काम नहीं है पुत्र। राघव, बात बड़ी सीधी है भापा जी। असल में गांधी को कुछ मिनट के लिए दिमाग से निकाल दें, एक साधारण व्यक्ति की बात ही कर लें। जो गोली खाकर मरता है उसका तो हीरो बनना निश्चित है आंख मार के। बापा जी, तुम यह दावे के साथ कैसे कह सकते हो? राघव, आप देख लो, क्या आज़ादी के मतवाले और नहीं थे? केवल गांधी का ही तो योगदान नहीं था आज़ादी दिलवाने में। बहुत से ऐसे नाम हैं जो गुमनामी में खो गए। पापा जी, मसलन? राघव, मसलन आज़ादी संघर्ष के पहले शहीद मंगल पांडे को आज कौन जानता है? लाला लाजपत राय कैसे कई हीरो हैं। लाला लाजपत राय जैसे कई हीरो हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अब्दुल रहमान और खान अब्दुल गफ़ार खान को कौन भूल सकता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गोलियां और गालियां दोनों खाई, लेकिन उनके घर वालों को क्या मिला? बच्चों को अच्छी शिक्षा तक नहीं मिली। गांधी ने देश का कल्याण किया होगा, लेकिन नुकसान भी बहुत किया है। पापा जी, जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने यौवन पर था, तब गांधी के अनुयायियों को भी शक था कि गांधी कहीं यह आंदोलन वापस न ले लें, क्योंकि इससे पहले भी गांधी यह 2 बार कर चुके थे। इसके बावजूद लोग उनके साथ थे। सब लोग अपने मुल्क को फिरंगियों के हाथों से छुड़ाना चाहते थे। चौरी चौरा कांड के चलते असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कहते हैं कि उस वक्त आंदोलन पूरे यौवन पर था। हजारों लोग जेल गए, सैकड़ों शहीद हुए, आंदोलनकारियों की लाखों रुपयों की संपत्ति कुर्क कर ली गई, उन्हें यातनाएं दी गईं, लेकिन गांधी ने अपना वचन फिर से तोड़ा और असहयोग आंदोलन वापस लेकर लोगों की कुर्बानियों को बेकार कर दिया। राघव, इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हीरो तो फिर भी गांधी ही बने आंख मार के। बापा जी, बात तो तुम्हारी सही है। उस वक्त मोतीलाल नेहरू, CR दास सरीखे कई कांग्रेसी नेता भी गांधी की इस निर्णय के खिलाफ थे। खैर, अब तो भारत में एक बुद्धिजीवी वर्ग की ओर से सुर उठने लगा है कि उस आंदोलन में सचमुच गांधी की नीति गलत थी। कई लोगों ने लिखा भी है इसके बारे में। यहाँ तक कि गांधी साहित्य के बहुत ही मशहूर खोजी विद्वान TK महादेवन ने कहा है कि आधुनिक भारत को जकड़ने वाली कोई बड़ी आफत थी तो वह था मोहनदास करमचंद गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यहाँ तक कहा कि गांधी एज इज द डार्क एज ऑफ इंडिया, अर्थात गांधी का युग एक अंधेरे का युग है। भारतवासियों, इस अंधेरे से बाहर आ जाओ और प्रकाश की ओर प्रवेश करो। अगर कम्युनिस्टों की बात करें तो उनकी एक प्रकाशित पुस्तक द महात्मा मार्क्सिस्ट एवोल्यूशन की भूमिका में कहा गया है कि गांधी ने 3 बार देशव्यापी आंदोलन चलाए और तीनों बार उन्होंने बर्तानिया से समझौता कर लिया। कम्युनिस्ट इन समझौते को गद्दारी समझते हैं। मैं भी आज सोचता हूँ कि एक असफल व्यक्ति कैसे देश का लीडर बन गया। हम लोग कुर्बानियाँ देने वालों को भूल गए और जिन्होंने चुपड़ियाँ खाई उनके बुत सरेआम चौराहों पर लगवा दिए। वे लोग देश के रोल मॉडल बन गए और बाकी लोग गौड़ हो गए। राघव, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ आंख मार के। पापा जी, सहमत तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली नस्लें गलत इतिहास पढ़कर आगे बढ़ेंगी और राष्ट्र का नुकसान करेंगी। अखंड भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने वाली ताकतें अपना सर उठाती रहेंगी। राघव, अब समय आ गया है कि इतिहास को दोबारा लिखा जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए आंख मार के। पापा जी, सारी हिस्ट्री तो अंग्रेजों ने लिखवाई है, जैसी लिखवाई वैसी लिखी गई है आंख मार के।
लिखवाने का कारण भी साफ है। हिस्ट्री तो जो जीतता है उसी के मुताबिक लिखी जाती है। यह बात वैसे ही है, अगर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम न गिरता तो जर्मन की हिस्ट्री किसी दूसरी तरह से लिखी जाती। हालांकि ऐसा माना जाता है कि स्टालिन के समय में लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन कोई ज़्यादा शोर नहीं पड़ा, क्योंकि माइट इज़ राइट वाली थ्योरी तो हर समय अपनाई गई और अपनाई जाएगी आंख मार के, और इसी के चलते सिकंदर को हीरो बना दिया गया। राघव, आंख मार के आप बोल रहे हैं भापा जी? आप तो मुझे कहते थे कि यह तकिया कलाम न बोला करूं, और अब आप खुद ही? भापा जी, असल में ऐसे ही मन कर आया ऐसा बोलने के लिए तो बोल दिया, अब नहीं बोलूँगा। भाई, तुम्हारा तकिया कलाम तो तुम्हारा ही रहेगा आंख मार के। अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे तो हिंदुस्तान के हक में कैसे लिखते? एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि सेकुलर की परिभाषा क्या होती है। यह लफ्ज़ पैदा कहाँ से हो गया, जबकि हमारे देश में तो सब धर्मों का सम्मान होता है। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, किसी के साथ कुछ भी गलत हो तो अदालत है न दरवाज़ा खटखटाने के लिए। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि संयोग है या प्रयोग। पापा जी, सेकुलर शब्द है तो कुछ नहीं, नेताओं और अपनी सहूलियत के लिए ऐसे ही समय समय पर शब्द गढ़ दिए जाते हैं। लोगों का सारा ध्यान उसी तरफ लगा दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति उस विचारधारा के खिलाफ बात करता है तो उसे विरोधी करार दे दिया जाता है। यह भी उस समय की मांग रही होगी। राघव, सही कह रहे हैं आप। इसलिए तो गांधी और गांधी से जुड़े व्यक्ति की छवि सेकुलर बना दी गई और बाकी सारा देश जैसे अपराधी हो। अगर उस शब्द के जरा भी इधर उधर होते हैं तो आपको अपराध की निगाह से देखा जाता है। लेकिन सेकुलरिज्म की आड़ में भी बहुत कुछ होता है। उस समय सब गंधारी की तरह बने जाते हैं। सब कुछ होता देखकर भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और सोचते हैं कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पट्टी उतार कर सारा शक्तिपात अपने चहेते के ऊपर कर दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। गांधी ने देश के कई काबिल लोगों को दरकिनार करके जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ा दिया। असल में यह सेकुलरिज्म कम और सेकुलरिज्म ज़्यादा है। तो तब से आज तक फल फूल रहा है और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। पापा जी, सही पकड़ा बेटा। अब गांधी को ही ले लो। क्या गांधी सचमुच सेकुलर थे आंख मार के? और हाँ, मुझे एक बात और याद आ गई, तुम कहो तो बताऊं। राघव, नेकी और पूछ पूछ। असल में जवाहरलाल नेहरू गांधी के कुछ ज़्यादा ही करीब थे। पापा जी, मुझे याद है तुम्हारे दादाजी बताते थे एक बार अंग्रेज़ों ने यहाँ तक कह दिया कि विभाजन रुक सकता है, लेकिन उसके लिए मोहम्मद अली जिन्नाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन गांधी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। राघव, वह क्यों? अगर मान लेते तो कम से कम इतनी मारकाट जो विभाजन के समय हुई शायद न होती। पापा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन एक बात बड़ी मशहूर है गांधी के बारे में कि जिन्नाह में भी डियर टू गांधी बट नेहरू वाज डियरर टू गांधी। राघव भापा जी की बात सुनकर सन्न रह जाता है। कुछ देर सन्नाटा पसर जाता है और फिर भापा जी अपने कप में पड़ी चाय तो ठंडी हो चुकी है, एक ही सांस में गटक जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो गांधी के सेकुलर होने पर भी संदेह है। सेकुलर होता तो मरते समय हे राम के साथ रहीम को कभी नहीं भूलता। राघव, क्या बात कही है भापा जी, आपकी बात में दम है आंख मार के। भापा जी, सही तो है, लेकिन हमारी सुनता कौन है, मानता कौन है? सारी जिंदगी गाते रहे अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। ऐसे में अल्लाह का नाम पता नहीं कहाँ छूट गया। राघव, लेकिन लिखने वालों ने तो उसे महामंडित कर ऐसे किया कि गांधी जैसा आज़ादी का मतवाला न पैदा हुआ और न होगा।
आज़ादी के लिए जैसे केवल गांधी का ही सब किया धरा हो आंख मार के। पापा जी, मुझे तो हे राम कहने पर भी शक है। राघव, वह कैसे पापा जी? पापा जी, क्योंकि चोट की अभिव्यक्ति हाय होती है और गोली लगते समय हे राम निकलना उतना ही मुश्किल है जितना किसी नास्तिक का किसी धार्मिक स्थल पर जाना। और वैसे भी जब गोली लगी तो किसी ने क्या सुना क्या नहीं कोई नहीं जानता। राघव, बात लगती तो 16 आने सच है आंख मार के। पापा जी, अब विचार करने का समय ही किसके पास है? अब तो दिखावे का युग आ गया है। मोबाइल क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। पुराने सारे संस्कार खत्म हो रहे हैं और नए बन रहे हैं। राघव, संस्कार जो दिए हैं वही तो बन पेंगे। पापा जी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। नहीं पापा जी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। राघव, पापा जी, बात तो साफ है। क्या अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए लड़कियों के साथ सोना तर्कसंगत लगता है आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर अपने आप को आजमाना ही था तो किसी वेश्या के पास जाकर आजमा लेते। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से ऐसा करके महात्मा बन बैठा। कोई दूसरा होता तो हथकड़ी लगाकर सलाखों के पीछे फेंक दिया जाता और जमानत तक न होती आंख मार के। अब यह बात भी समझ नहीं आती कि यह भी संयोग था या प्रयोग। पापा जी, बात में तो तुम्हारी दम है और कह भी तर्क के साथ रहे हो, लेकिन बदकिस्मती यह है कि देश ऐसे लोगों के हवाले कर दिया गया है कि जिनके बाप दादा ने देश पर राज किया। लेकिन क्या यह बिजनेस है कि उनका वंशज ही गद्दी पर बैठेगा? यह लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक ढांचे के मुताबिक अयोग को गद्दी पर बिठा देना तो सरासर गलत बात है। राघव, लोगों ने तो किसी का सरनेम ही चुरा लिया और सबने पीछे गांधी लगा लिया। इन सब पर तो किसी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए। और इस परिवार ने तो उन लोगों के साथ भी इंसाफ नहीं किया जो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना देश छोड़कर विदेश तक चले गए। उनके साथ काम करने वाले फौजियों को फौजी तक मानने से इनकार कर दिया। इतिहास कैसे माफ़ करेगा ऐसे लोगों को? जब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा तो वह रक्त रंजित इतिहास होगा जिसमें लोगों का लहू शोर मचाएगा और चीख चीख कर कहेगा कि मेरे कातिल जिंदा हैं। इस बात पर हम शर्मिंदा हैं। और रही बात भारत के टुकड़े करने की, तो ख्वाब में भी ऐसी बात सोचोगे तो मुश्किल हो जाएगी आंख मार के। पापा जी, ऐसा तो हमारे इतिहासकारों ने इतिहास लिख डाला है और जिसके चलते देश आज तक शर्मिंदा है और रहेगा। आने वाली नस्लों को क्या जवाब देगा जब ये सवाल पूछेंगी? अब समझ नहीं आता कि यह संयोग था या प्रयोग। राघव, आपको क्या लगता है उन्हें प्रश्न पूछने दिया जाएगा आंख मार के? पापा जी, बस फिर तो बात ही खत्म है। जिस देश से प्रश्न गायब हो जाएं, उस देश का भला तो कभी हो ही नहीं सकता। राघव, अब इतना बड़ा पंगा कौन लेगा पापा जी? आज़ादी की लड़ाई लड़नी तो फिर भी आसान थी क्योंकि वह किसी दूसरे के साथ थी, लेकिन यह लड़ाई लड़नी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि घर में है। पापा जी, बात तो सही है। यूक्रेन का हाल देखकर तो ऐसा ही लगता है कि उसका वजूद कुछ दिन पहले था, आज नहीं है। निहत्थे मर रहे हैं, मानवता खत्म हो रही है, दुनिया सो रही है। जेलेंस्की सभी देशवासियों को लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। राघव, लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है या मरने के लिए, या तो अब जनता ही तय करेगी। जो घर से बेघर हो गए, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई लुट गई, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, आज शरणार्थी हो गए, बिल्कुल हिंदुस्तान के विभाजन काल की तरह। मुझे लगता है वहाँ के इतिहासकारों की स्याही कम पड़ जाएगी इतिहास लिखते लिखते आंख मार के। पापा जी, इतिहास तो जैसे जीतने वाला लिखवाएगा वैसे ही लिख दिया जाएगा। कुछ समय के बाद जो नई पीढ़ियाँ आएंगी उन्हें तो कुछ पता नहीं होगा। फिर से चिंतन मनन होगा और इतिहास के पन्नों को खंगाला जाएगा। राघव, कुछ भी हो पापा जी, लेकिन इस सारे कृत्य के पीछे मानवता तो शर्मिंदा है।
मानवता तो शर्मिंदा है। पापा जी, इस हालत में मुझे एक कहावत याद आ रही है, जब अपने कंधों में जान न हो तो दूसरों के कंधों के जोर पर लड़ा नहीं जा सकता। वैसे भी बड़े पत्थर से छोटा पत्थर टकराएगा तो टूटेगा छोटा पत्थर ही। जब ऐसी स्थिति आती है तो देश टुकड़ों के तकसीम हो जाता है या कर दिया जाता है। कश्मीर की हालत किसी से छुपी तो नहीं है। वहाँ जो रक्तपात हुआ किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने अल्लाह के बंदे अलग कर दिए और ईश्वर के अलग। ऐसे में कहाँ थे गांधीवादी? लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर सकी। उनका हाल भी यूक्रेन से कम तो नहीं हुआ। शरणार्थी के मन के भाव पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं। राघव, जो भी हो, यह बात तो प्रचलित ही है, गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा ही उनका परम धर्म था आंख मार के। बापा जी, मान लिया कि वह अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन कई बार अहिंसा से भी हिंसा पनप जाती है। राघव, वह कैसे पापा जी? यह बात तो मेरे लिए बिल्कुल नई है। जरा विस्तार से समझाएंगे तो अच्छा होगा आंख मार के। पापा जी, वो ऐसे है बेटा, जैसे मैं किसी भी बात को लेकर तुमसे ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ और कहता हूँ कि या तो मेरी बात मानो, नहीं तो मैं अपनी तलवार के साथ तुम्हारा गला काट दूंगा। इसमें तो अहिंसा नजर आ रही है, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। राघव, वो क्या है? हैरान होकर पूछता है। पापा जी, कोई कहे कि मेरी बात मान लो, अगर नहीं मानोगे तो मैं अपनी तलवार से खुद का गला काट लूंगा। हिंसा तो इसमें भी छुपी हुई है। बस दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है। एक कंक्रीट बात है और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट। अब हिंसा और अहिंसा की लकीर पीटते रहो और जानने में ज़िंदगी बिता दो कि अहिंसा और हिंसा में अंतर क्या है। गांधी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन भगत सिंह का साथ क्यों नहीं दिया? क्या वह देश के लिए नहीं लड़ रहे थे? आपकी नीति सबके लिए एक होनी चाहिए या अलग अलग? ऐसे में उनकी पूजा पर सवाल उठना भी तो जायज़ है। यह तो वही बात हुई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और वैसे भी अगर किसी की तलवार आपके सामने उठ गई हो और उसकी तलवार के सामने आपको अपनी तलवारें उठानी पड़ती हैं, तो क्या यह हिंसा है? अगर आज़ादी मिली है तो अंग्रेज़ों के मन में कहीं न कहीं इस बात का डर भी था कि हिंदुस्तान के लोग बंदूक चला भी सकते हैं और बंदूक छीन भी सकते हैं। हमारे पुरखों की कुर्बानियों का नतीजा है आज़ादी, और हीरो केवल गांधी। बातें तो बहुत हैं करने के लिए। कहते कहते वह अपनी कलाई पर लगी घड़ी पर नज़र डालते हैं और कहते हैं, देखना, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि समय कितना हो गया है। वैसे भी अखबार में लिखा है कि किसी का कत्ल हो गया है और जिस पर राजनीति गर्मा गई है। जरा देखें तो सही कि किसका कत्ल हो गया है। कल रात का हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला। यही नुकसान है जल्दी सोने का। एक जगह बलात्कार की घटना भी सुर्खियों में है। राघव, असल में हम लोगों ने कल सारा दिन टीवी लगाया ही नहीं। शायद लगा लेते, लेकिन कल सुबह लाइट ही गुल थी। जब आई तो हम लोग काम पर निकल चुके थे। शाम को घर आए तो पड़ोसियों के घर फंक्शन था और वहाँ से देर रात वापस घर आए। राघव कहता हुआ टीवी का रिमोट घुमाने लगता है और कुछ ही समय में टीवी की आवाज़ आने लगती है। भापा जी, कल और आज चैनल लगा दे। बाकी चैनल्स तो ऐसे ही हैं। चैनल लगते ही घर में कल और आज चैनल की आवाज़ गूंजने लगती है। टीवी चैनल पर एक एंकर बोल रही है, हम आपको बता दें कि एक पुजारी की मौत हो गई है, लेकिन उस पर जमकर राजनीति हो रही है। एक पार्टी कह रही है कि अभी तक मुख्यमंत्री ने जायज़ा तक नहीं लिया और न ही मीडिया के सामने कोई बयान देने आ रहे हैं। इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन मिश्रा। रोहन, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मामले पर जो सियासत की रोटियां सेकी जा रही उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। टीवी पर एक पत्रकार का चेहरा आता है, उसकी तस्वीर के नीचे रोहन मिश्रा लिखा है। वह कहता है, रोहन मिश्रा,
जी देखिए रंजना, मैंने इस मामले के बारे में कुछ नई अपडेट्स के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह फिलहाल कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। मैंने उनसे बात करने के लिए उनके सरकारी आवास पर जाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। वैसे तो किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तभी एंकर रंजना उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, एंकर रंजना, इससे पहले कि हम आपको आगे की कार्रवाई के बारे में बताएं, हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। उस समय के बाद गांधी परिवार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इतने में टेलीविज़न पर सुदीप गांधी और उनकी बहन सुदीपा गांधी का चेहरा उभरता है। उन्हें देखते ही राघव बोल उठता है, राघव, भापा जी गांधी। भापा जी, हाँ पुत्र गांधी। राघव, भापा जी गांधी। भापा जी, हाँ पुत्र गांधी। राघव, अब क्या होगा आंख मार के? भापा जी, सुन सुन, ध्यान से सुन। टीवी चैनल एक चेहरा और उसकी आवाज़ में गांधी। टीवी चैनल पर एक चेहरा और उसकी आवाज़। मैं गांधी परिवार की बेटी होने के नाते सरकार को यह बताना चाहती हूँ कि मैं पीड़ितों के पास जाऊँगी। मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। हमारी सरकार तो धृतराष्ट्र बन चुकी है। इसे तो अपनों के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारी पार्टी यह होने नहीं देगी। हमारी पार्टी आज की नहीं है। जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब से हम लोग इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। राघव, भापा जी, आज़ादी के संघर्ष में कितनी कुर्बानियाँ दी हैं गांधी परिवार ने? भापा जी, यह कोई परिवार नहीं है, यह तो सत्ता को हथियाने का एक भोंपू है जो आज तक बज रहा है। वो बात दूसरी है कि लोग अब सच समझने लगे हैं। मैंने कहा था ना, इतिहास किसी को माफ़ नहीं करता। राघव, सत्ता हथियाने का भोंपू? मैं कुछ समझा नहीं आंख मार के। भापा जी, मुझे तो यही समझ नहीं आता, यह लड़की गांधी के खानदान से तो नहीं है, लेकिन नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। इसकी तो शादी भी हो चुकी है, इसलिए यह तो गांधी नहीं है, और न ही इससे ससुराल में कोई गांधी है। बस गांधी को हीरो बना दिया और उसी के नाम पर रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन अब समय के साथ रोटियां जलने लगी हैं तो लोगों के मन में प्रश्न आना भी स्वाभाविक ही है। राघव, रोटियां जलने लगी हैं? यह जलने का क्या मतलब है आंख मार के? भापा जी, जलने का मतलब यही है, रोटी को एक हद तक ही पकाया जा सकता है। जब वह ज़रूरत से ज़्यादा पक जाए तो जलने लगती है और खाने के लायक नहीं रहती। अच्छी बात तो यह है कि जली हुई रोटी किसी को अच्छी नहीं लगती और किसी के गले भी नहीं उतरती। एक बात और, अगर ज़्यादा जल जाए तो राख में तब्दील हो जाती है, जिसे मुंह में भी नहीं डाला जाता, बल्कि उसे कहीं कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। तो ये थी इतने गांधी नाटक का पहला दृश्य। दूसरा दृश्य के साथ फिर उपस्थित होंगे अगली बार, अगले एपिसोड में। अभी इजाज़त दीजिए। साहित्य एक समंदर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे अगले दृश्य के साथ।